हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज़। दोस्तों, आज की फ़िल्म है वाइट मटेरियल। दोस्तों, हर वक्त दुनिया के किसी न किसी कोने में युद्ध चल रहा है। आग बढ़ती चली जा रही है, चाहे वो वियतनाम हो या कंबोडिया। इंसानों ने इस दुनिया को तबाह करने की कई तरकीबें ईजाद कर ली हैं। हर बात का हल बस युद्ध से निकालना चाहा, पर दुनिया को जीने का सही ढंग नहीं सिखा पाए। आज की कहानी भी कुछ इसी तरह की है। फिल्म की शुरुआत में हम एक शख्स को कमरे में लेटा हुआ देखते हैं। शायद वो मर चुका था। एक सोल्जर बताता है इस शख्स का नाम बॉक्सर है, जो कि एक रेबल ग्रुप का लीडर है। उस वक्त वेस्ट अफ्रीका के किसी हिस्से में सिविल वॉर शुरू हो चुका था और काफ़ी सारे रेबल ग्रुप्स ने जन्म ले लिया था। वहाँ उस घर में गवर्नमेंट ट्रूप्स थे। वो उस घर में आग लगा देते हैं। दूसरे दृश्य में हम एक महिला को देखते हैं। उसका नाम मारिया है। वो एक फ्रेंच महिला थी। वो वही अफ्रीका में अपने हस्बैंड एंड्रे के साथ एक कॉफ़ी प्लांटेशन चलाती है। वो बीच सड़क पर खड़ी गाड़ियों को रोक रही थी ताकि उसे कोई लिफ्ट दे दे, पर कोई नहीं रुकता। वो देखती है वहाँ से एक रेबल्स की ट्रक गुजरती है। ये देख वो छिप जाती है। वो सड़क पर एक बस को रुकवाती है, पर वो कहता है बस पूरी भरी हुई है। मारिया उसी बस के पीछे लटक जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद गवर्नमेंट ट्रूप्स उस बस को रोक देते हैं। वो बस में सभी के पेपर्स चेक करने लगते हैं। वो सोल्जर मारिया से पूछता है कि उसका घर कहाँ है। वो इशारा कर बताती है यहाँ से थोड़ी दूरी पर उसका कॉफ़ी प्लांटेशन है। वो वहीं जा रही है। वो बताता है कि वहाँ रोड ब्लॉक है। क्या वो पासिंग के लिए उन रेबल्स को पैसे देती है? मारिया बताती है उसने बस उन्हें एक बार $100 दिया था। वो सोल्जर उसे सुनाता है कि उसने उन ठग्स को $100 कैसे दे दिए, जो कानून के विरोध में ऐसे कारनामे कर रहे हैं। मारिया बताती है वहाँ से पासिंग के लिए हर किसी को पैसे देने होते हैं। ऐसा करने वाली सिर्फ वो नहीं है। वो सोल्जर कहता है तुम जैसे लोगों की वजह से इस देश में करप्शन अपनी सीमा पार कर चुका है और ये देश गंदा हो चुका है। उसके बाद मारिया उस बस में जाकर बैठ जाती है और वो बस को छोड़ देते हैं। उस बस में काफ़ी लोग थे जो परेशान थे सिविल वॉर होने की वजह से। उन्हें अपना घर छोड़कर भागना पड़ रहा था। वहाँ से स्टोरी कुछ वक्त पहले पास्ट में चली जाती है। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर सिविल वॉर शुरू हो चुका था। मारिया मोटरसाइकिल राइड कर रही होती है। वो एक जगह गाड़ी रोकती है। देखती है वहाँ किसी का स्लीपर गिरा है और एक टी शर्ट है, पर आसपास कोई नहीं था। पास में एक रेडियो पड़ा था। वो किसी रेबल ग्रुप का था। उस पे ब्रॉडकास्ट हो रहा था कि हर कोई जंगल में अपनी अपनी पोजीशन ले ले। तभी वहाँ एक हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ आता है। उसमें बैठा एक फ्रेंच सोल्जर मारिया को चिल्ला रहा था कि ये उसके लिए लास्ट वार्निंग है। उसे ये जगह छोड़कर चले जाना चाहिए, क्योंकि अब सिविल वॉर की आग बढ़ चुकी थी और फ्रेंच आर्मी अफ्रीका छोड़कर जा रही है। ये उसके पास शहर छोड़ने का आखिरी मौका है। फिर उसे यहाँ कोई बचाने नहीं आएगा। उसे अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए। पर मारिया वहाँ से नहीं जाना चाहती। वहाँ वो उसके लिए काफ़ी सर्वाइव किट्स फेंक देते हैं और हेलीकॉप्टर वहाँ से चला जाता है, पर वो सर्वाइव किट्स नहीं लेती। वो अपने फार्म आ जाती है, जहाँ उसका कॉफ़ी प्लांटेशन है और उसका घर भी। यहाँ जंगलों में हम एक रेबल लीडर को देखते हैं जिसका नाम बॉक्सर है। अटैक के बाद वो वहीं छिप गया था और वो अपनी टीम से अलग हो गया है। गवर्नमेंट ट्रूप्स उसे तलाश कर रहे थे, पर वो वहीं झाड़ियों में छिप जाता है और उन्हें उसका पता नहीं चलता। उनके जाने के बाद वो निकलकर बाहर आता है। वो विलेज में एक चर्च के सामने आता है। भीतर देखता है किसी ने प्रीस्ट को गोली मार दी है। बाहर एक घोड़ा बंधा हुआ था। वो उस पे बैठ के आगे जाने लगता है। आगे कई लोगों की लाशें थी। वो विलेज के साधारण लोग थे या रेबल्स, इसका पता नहीं। हम कॉफ़ी प्लांटेशन का दृश्य देखते हैं। मारिया देखती है वहाँ काम करने वाले सभी कर्मचारी काम छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ उनकी ज़िंदगी को खतरा था, क्योंकि रेबल्स आकर उन्हें कभी भी मार देंगे। वो कहती है सिर्फ 5 दिनों के लिए और रुक जाओ, वरना सारी फसल खराब हो जाएगी। वो उन्हें कटाई तक रुकने को कहती है। वो सिर्फ उनसे 1 हफ्ता मांग रही है। 5 दिन उनके लिए कुछ नहीं है और चीज़ें तो महीनों से ख़राब चल रही हैं। जैसे इतने दिन वैसे 5 दिन और। उसमें से एक शख्स बताता है एंज और मॉरिस भी ये फार्म छोड़कर जा रहे हैं और उनके बिना हम यहाँ काम नहीं कर सकते। एंज और मॉरिस हस्बैंड वाइफ थे जिन्हें मारिया ने प्लांटेशन की सारी जिम्मेदारी दी थी। वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। मारिया उनसे रिक्वेस्ट करती है कि शायद कोई रुक जाए, पर कोई भी अपनी जान खतरे में नहीं डालना चाहता था। मारिया जाकर अपने फार्म के पीछे देखती है। कल वहाँ कोई ग्रेनेड आकर गिरा था, जिससे सभी कर्मचारी डर गए थे। वो देखती है एंज और मॉरिस गाड़ी पर अपना सामान बांध रहे हैं।
मारिया उनसे पूछती है, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो, इन फसल का क्या होगा। वो एक हफ्ते के लिए रुक जाए, फसल लगभग पक चुकी है। मॉरिस कहता है, यहाँ रुकना काफ़ी खतरनाक है। वो बताता है, अभी थोड़ी देर पहले हेलीकॉप्टर आया था तुम्हें लेने, पर तुम गई नहीं। तुम्हें अपने परिवार की चिंता नहीं, पर मुझे है, इसलिए मैं नहीं रुक सकता, और इस कॉफ़ी के लिए वो अपनी जान नहीं दे सकता। वो वहाँ से चले जाता है। मारिया ये फार्म छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उसने इसे काफ़ी मेहनत से खड़ा किया था। फार्म में मारिया का एक बेटा भी है, जिसका नाम मैनुअल है, पर वो दिमागी रूप से स्थिर नहीं है। मारिया को उसकी काफ़ी चिंता है। वो दिन भर अपने कमरे में बस सोता रहता है। वहाँ फार्म पर मारिया के हस्बैंड एंड्रे का पिता भी रहता है। उसका नाम हेनरी है। मारिया एंड्रे का नाम पुकारती है, पर वो फार्म में नहीं था। यहाँ जंगलों में हम एक रेबल ग्रुप को देखते हैं, जिसमें आधे से ज़्यादा चाइल्ड सोल्जर्स थे। वो ग्रुप बॉक्सर का था। वो ढूंढते हुए बॉक्सर के पास पहुँच जाते हैं। उस टीम में जीप, जो कि बॉक्सर का खास है, वो बॉक्सर को वहाँ जिंदा देख काफ़ी खुश होता है। उसे बॉक्सर पर पूरा भरोसा है कि गवर्नमेंट ट्रूप्स उसे कभी नहीं पकड़ सकते। हम देखते हैं बॉक्सर की पेट के लेफ्ट साइड में गोली लगी है। बॉक्सर देखता है उसके टीम के एक लड़के के पास एक फैंसी लाइटर है। उसके पूछने पर वो बताता है कि उसे ये लाइटर पास के प्लांटेशन फार्म से मिला था। यहाँ हम प्लांटेशन का दृश्य देखते हैं। मारिया अपने बेटे मैनुअल के दरवाजे पर नॉक करती है, क्योंकि वो दिन भर बस सोता रहता था। इस बात से वो काफ़ी परेशान रहती थी, पर मैनुअल उसका कोई जवाब नहीं देता। एंड्रे का भी कुछ पता नहीं था। वो बाहर आती है। उसे अपने फार्म के स्टोर रूम में एक हलचल महसूस होती है। वो भीतर जाने से पहले वहीं पास में रखा मचेटे अपने हाथ में ले लेती है। उसके पूछने पर भीतर से कोई आवाज़ नहीं आती। भीतर बॉक्सर लेटा हुआ था। वो घायल था, तो छिपने के लिए इससे अच्छी जगह उसे नहीं मिल सकती थी। वो पूछता है, मैं यहाँ अपने अंकल से मिलने आया था, वो इसी फार्म पर काम करते हैं। मारिया पूछती है, क्या जीन मैरी उसके अंकल हैं। मारिया उसके लिए कुछ खाने को ले जाती है। एंड्रे का एक बेटा भी है, जॉस, जो कि हाफ अफ्रीकन है, जो एंड्रे की पहली वाइफ से था। उनके फार्म पर एक और लड़की है, लूसी। वो वैन लेकर जॉस को स्कूल से लाने जा रही थी। वो लूसी को रोकती है कि उसे विलेज कुछ लोगों को फसल की कटाई के लिए हायर करने जाना है, और वो आते वक्त जॉस को भी ले आएगी। वो सेफ से जाकर कुछ पैसे निकालती है, क्योंकि बाहर जाते वक्त उसे रोड ब्लॉक्स पर रेबल को पैसे देने पड़ते थे, तभी वो उन्हें वहाँ से निकलने देते थे। मारिया देखती है जो फार्म पर सिक्योरिटी था, वो भी उसे बिना बताए फार्म छोड़कर चला गया था। वहाँ से निकलने के बाद रास्ते में कुछ रेबल्स उसकी गाड़ी रोक देते हैं, और अगर उसे इसके आगे ज़िंदा जाना है तो उसके $100 देने होंगे। मारिया उस शख्स को पहचानती थी। वो उसके बेटे का जिम टीचर हुआ करता था। वो शख्स मारिया को पहचानने से इनकार करता है। वो वहाँ खड़े हुए सभी लोगों को नाम से जानती थी, क्योंकि सभी लोग एक अच्छे परिवार से आते थे। कुछ के पिता टीचर थे तो कुछ के किसान, पर पता नहीं वो ऐसे क्यों बन गए हैं। मारिया इमोशनल हो जाती है। वो कहता है, किसी को कुछ याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है, पैसे दो और यहाँ से जाओ। वो मारिया को जान से मारने की धमकी देता है। वो उसे $100 देकर वहाँ से आगे निकल जाती है। वहाँ से वो एक फार्मेसी पर जाती है। वो देखती है हथियारों के साथ एक गार्ड फार्मेसी के बाहर खड़ा है, क्योंकि रेबल्स का कुछ कहा नहीं जा सकता। वो अपने घर के लिए कुछ मेडिसिन्स लेती है। वो कहती है, एंड्रे यहाँ से जाते वक्त पिक कर लेगा। मारिया कहती है वो इस मेडिसिन के पैसे उसे बाद में दे देगी, पर वो मना कर देते हैं कि बिना कैश के वो उधार नहीं दे सकते। मारिया उन्हें कैश देती है। अब उसके पैसे भी ख़त्म हो चले थे, क्योंकि वॉर शुरू होने से आमदनी भी रुक गई थी, और जो थोड़ी कमाई होती थी वो रेबल्स को देने में ख़त्म हो जाते थे। हम देखते हैं वहाँ से मारिया शेरिफ के घर आती है। शेरिफ उस जोन का मेयर था, पर उसकी बेटी दरवाज़ा खोलती है और बताती है उसके पिता घर पर नहीं है। मारिया यहाँ एंड्रे को ढूंढने आई थी, पर शेरिफ भीतर ही एंड्रे के साथ बैठा था। एंड्रे यहाँ अपने प्लांटेशन का सौदा करने आया था, क्योंकि वॉर शुरू होने के बाद अब उसे उस फार्म में कुछ प्रॉफिट नहीं है। एंड्रे पर काफ़ी कर्ज भी थे, जो कि उसने मेयर से लिए थे। मेयर भी उसका प्लांटेशन खरीदने को मान जाता है, और साथ ही वो उसके सारे कर्ज भी माफ़ कर देगा। वो डॉक्यूमेंट पर उसके पिता हेनरी के सिग्नेचर करवा के लाने के लिए कहता है। उसके बाद वो अपने वाइफ बच्चों के साथ यहाँ से निकल जाए। उसके आदमी उसे बॉर्डर क्रॉस करवा देंगे, बस उन्हें कुछ पैसे दे देना, और ये बात बस हम दोनों के बीच ही रहेगी। मेयर के पास उसकी पर्सनल मिलिट्री थी, पर अब तक एंड्रे ने इस बारे में मारिया से कुछ बात नहीं की है। मारिया पास के विलेज में आ जाती थी, क्योंकि वहाँ उसे कुछ मज़दूरों को हायर करना था। 2 महिलाएं बाहर आती हैं।
मारिया उसे बताती है कि फसल की कटाई के लिए उसे कुछ आदमियों की ज़रूरत है। वो अपने हस्बैंड को बुलाकर लाती है। मारिया उसे कुछ पैसे एडवांस देती है। बाकी काम होने के बाद प्लांटेशन में उन्हें दिन में 3 बार खाना भी मिलेगा। वो विलेज के कई मज़दूरों को इकट्ठा करता है। वो सभी उसके वैन के पीछे बैठ जाते हैं। मारिया प्लांटेशन को बचाने के लिए इतनी मेहनत कर रही थी। वहीं एंड्रे ने उसे बिना बताए फार्म बेचने का फ़ैसला कर लिया था। गाड़ी में जाते वक्त वो रेडियो पर ब्रॉडकास्ट सुनते हैं कि हालत और बिगड़ते जा रहे हैं। आर्मी और रेबल्स की जंग के बीच बेकसूर सिविलियंस मारे जा रहे थे। मारिया कहती है शायद हमें रेडियो पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उसमें से एक शख्स बताता है काम ख़त्म होने के बाद वो एक मोटरसाइकिल लेगा और इस जगह से चला जाएगा। उनका लीडर बताता है उसकी बेटी बीमार है और उसके पास यहाँ रुकने के सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उसे किसी तरह की बीमारी है, वो जगह से हिल नहीं सकती। उसके पास उसका इलाज के पैसे भी नहीं थे। ये सुन वो काफ़ी सोच में पड़ जाती है। मारिया स्कूल के बाहर गाड़ी रोकती है और जॉस को पिकअप करती है। प्रिंसिपल बताता है बाहर हालत ख़राब होने की वजह से आज से वो स्कूल भी बंद कर रहे हैं। तभी वहाँ एंड्रे आ जाता है। वो बताती है कि फार्म से सारे मज़दूर चले गए, पर एंड्रे को इस बात से कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसने तो फार्म बेचने का मन बना लिया है। वहाँ से वो अपनी गाड़ी लेकर प्लांटेशन पहुँच जाती है। वो अपने बेटे मैनुअल के कमरे में जाती है। वो अभी भी सो रहा था। वो कहती है फार्म में इतना काम पड़ा है और वो उसकी ज़रा भी मदद नहीं करता। कई बार उसे मैनुअल के बारे में सोच के चिंता होती है, पर वो अपनी माँ की बातों पर ज़रा भी ध्यान नहीं देता। पर अपने माँ की बात मान बाहर आ जाता है और बाहर स्विम करता है। यहाँ एंड्रे मारिया को समझाता है कि अब इस फार्म में कुछ नहीं बचा है, हम कॉफ़ी अब बेच भी नहीं सकते। वो उसे फार्म बेचने के लिए कन्विंस करता है क्योंकि बिना मारिया के कंसेंट के वो फार्म नहीं बेच सकता। वो कहता है कि हम इसे बेचकर वापस फ्रांस जा सकते हैं, पर मारिया ने इस फार्म को बनाने में दिन रात एक कर दिया था। वो इसे नहीं छोड़ सकती। वो एंड्रे का बिना जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। यहाँ मैनुअल अपने फार्म के पास 2 रेबेल लड़कों को देखता है और उनके पीछे जंगलों में जाने लगता है। जाते वक्त उसके पैरों में चोट लग जाती है। वो अपनी टी शर्ट निकाल चोट को साफ़ करता है और उस तरफ आगे बढ़ने लगता है। वो दोनों उसे पकड़ लेते हैं और उसके गले की गोल्ड चेन ले लेते हैं और उसके कपड़े उतार लेते हैं। एक लड़का मचेटे से उसके बाल काट देता है और उसे गाली देता है। फिर वो उसे छोड़ वहाँ से चले जाते हैं। मैनुअल को काफ़ी शर्म महसूस होती है। उसे ढूंढते हुए वहाँ एंड्रे और मारिया आ जाते हैं। एंड्रे उसे अपनी पैंट देता है। उसे ठीक देख मारिया को थोड़ी राहत आती है। वो ट्रैक्टर के पीछे उसे बिठा देती है और ले जाने लगती है। पर अब मैनुअल को एक नफ़रत सी महसूस होने लगी थी। वो ट्रैक्टर से उतरकर जंगलों में भाग जाता है। वहाँ से वो अपने घर आ जाता है और वहाँ रखी गन उठाता है और सारी गोलियाँ अपनी जेब में भर लेता है। वो अपने सारे सर के बाल निकाल देता है और फिर वो घर से चला जाता है। यहाँ हम देखते हैं मारिया फसल की सिंचाई कर रही है। उसने कटाई का काम भी शुरू कर दिया था। कोई उसके कॉफ़ी पर बकरे का कटा हुआ सर फेंक देता है, पर आसपास कोई नहीं था। वो उस कटे हुए सर को वहीं दफन कर देती है। ये शायद उसके लिए चेतावनी थी कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। पर मारिया भी अपने काम को लेकर काफ़ी ज़िद्दी थी। वो किसी कीमत पर यह फार्म नहीं छोड़ सकती। वहाँ एंड्रे आ जाता है और उसने उस सर को दफन करते हुए मारिया को देख लिया था। वो उस पर गुस्सा हो जाता है कि वो इस फार्म में रुककर सबकी जान को खतरे में डाल रही है। हम देखते हैं गवर्नमेंट ट्रूप्स जंगलों में बॉक्सर के रेबेल ग्रुप को तलाश कर रहे हैं। मारिया अपना काम जारी रखती है और उसने कॉफ़ी तैयार कर ली थी। रात फार्म में सभी मजदूर रेडियो पर ब्रॉडकास्ट सुन रहे थे कि बॉक्सर रेबेल्स की तलाश जारी है। रात एंड्रे बताता है कि मैनुअल उसकी गन लेकर चला गया है और वो ठीक नहीं है, पर मारिया उसके बारे में बात नहीं करना चाहती क्योंकि मैनुअल की जिम्मेदारियों से वो थक चुकी है। अब वो उसे और नहीं संभाल सकती। एंड्रे उसे फिर समझाता है कि अभी भी उनके पास वक्त है, वो इस फार्म को छोड़कर फ्रांस जा सकते हैं, पर मारिया उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थी। एंड्रे अपने पिता से फार्म के पेपर पर साइन करने के लिए कहता है। उसका पिता बताता है कि शेरिफ काफ़ी होशियार है, वो उसे धोखा दे देगा क्योंकि वो मेयर को काफ़ी पहले से जानता है। बॉक्सर बार्न से निकलकर उसके घर में आ गया था। जख्म गहरा होने की वजह से उसकी हालत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। बॉक्सर कहता है मारिया यहाँ सेफ़ नहीं है, उसे यहाँ से चले जाना चाहिए, पर मारिया कहती है यहाँ कोई सेफ़ नहीं है। वो कहती है जब तक चाहे वो यहाँ रुक सकता है। दूसरे दिन सारे मजदूर रेडियो पर ब्रॉडकास्ट सुन रहे थे।
सोर्सेज से खबर मिली है कि रेबेल ग्रुप का लीडर बॉक्सर एक फॉरेनर के प्लांटेशन में छिपा है और वहाँ काम करने वाले सभी मजदूर विद्रोही हैं। ये सुन सभी मजदूर भड़क जाते हैं और वो मारिया के पास आकर उससे पैसे देने के लिए कहते हैं कि वो यहाँ से जा रहे हैं। पर मारिया सेफ खोलकर देखती है, उसमें पैसे नहीं थे, सिर्फ $200 थे। वो उतने पैसे लेने से मना करता है। वो उस पर गन पॉइंट कर देता है और उन्हें विलेज तक वापस छोड़ने को कहता है। मारिया उन्हें विलेज ले जाने लगती है। रास्ते में रेबल्स उनकी गाड़ी को रोक देते हैं। मारिया को नीचे उतारकर उसमें से एक शख्स को गोली मार देते हैं। ये देख मारिया उन पर चिल्लाने लगती है। वो फार्मेसी के भीतर जाती है। वहाँ उन्होंने उसमें काम कर रहे सभी को मार दिया था और उन्होंने फार्मेसी को पूरी तरह से लूट लिया था। वो बाहर आती है। बाहर उन मजदूरों का लीडर बैठा था। वो उस शख्स की मौत का दोषी मारिया को ठहराता है कि अब वो विलेज जाकर उसके परिवार को क्या जवाब देगा। इस बात से मारिया काफ़ी दुखी हो जाती है। अब मैनुअल ने भी बॉक्सर के रेबेल ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है। वो उन्हें बताता है कि उसे पता है कि बॉक्सर कहाँ छिपा है। वो उन्हें अपने फार्म ले जाता है और उसके फार्म पर जो फूड स्टोर था वो सभी फूड उन रेबल्स को दे देता है। बॉक्सर अभी भी कमरे में लेटा हुआ था। वो सभी रेबल्स फार्मेसी से चुराई हुई गोलियों को निकालने लगते हैं। उन्हें इससे मतलब नहीं था कि वो किस चीज़ की और कौन सी गोलियां हैं। मैनुअल भी उन गोलियों को खाकर वहीं लेट जाता है। हम देखते हैं मारिया बस में है और वो अपने प्लांटेशन लौट रही थी। ये वही दृश्य है जो हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। हम देखते हैं थोड़ी देर बाद गवर्नमेंट ट्रूप्स उस फार्म पर आ जाते हैं। वो एंड्रे के पिता के सामने से फार्म में घुसते हैं, वो भी बिना किसी वार्निंग के, और फिर वो घर के भीतर जाते हैं। वहाँ कई चाइल्ड रेबल्स जिनकी दवा के ओवरडोज से मौत हो चुकी थी, ट्रूप्स उनका गला काट देते हैं। हम देखते हैं वो मैनुअल को एक घर में बंद करके उसमें आग लगा देते हैं। हम वहाँ एंड्रे को मरा हुआ देखते हैं। उसे ट्रूप्स ने गोली मार दी थी। उसके हाथ में पासपोर्ट था। वो बस से उतरकर लोगों से मदद मांगती है उसे प्लांटेशन तक पहुँचाने के लिए। वो देखती है उसका फार्म जल रहा है। मारिया वहाँ आती है और मैनुअल को देख रोने लगती है। कहानी के अंत में हम एक रेबेल को भागता हुआ देखते हैं। उसके सर में चोट लगी थी। ये शख्स बॉक्सर का दोस्त जीप था। उसके हाथ में बॉक्सर की टोपी थी। वो उसे अपने पैंट में फंसा लेता है और वहाँ से भागने लगता है। कहानी इसी दृश्य के साथ ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।